वेलकम। मैं अजय महतो आप लोगों का अजय ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स चैप्टर लेकर आए हैं जो एसएससी क्या सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे के एनटीपीसी, टीसीटी, ग्रुप डी, बैंक, आर्मी, नेवी, एस्टेट, बीएड और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर। फिजिक्स में आपको हम ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सही से ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में लेके आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आज हम ऑप्टिक्स शुरुआत करते हैं इसका पार्ट 1 में। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आप आए। देखिए, ऑप्टिक्स से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इसलिए ऑप्टिक्स को, प्रकाशिकी को सही से ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है इसमें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दूसरा पॉइंट, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। तीसरा है, इसका तरंगदैर्घ्य, किसका? प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। आगे, प्रकाश को के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, प्रकाश जो है किसका में क्या पाया जाता है? अब क्या आता है? प्रकाश जो है फोटोन के छोटे छोटे बंडलों का एक गुच्छा है। प्रकाश में क्या? फोटोन पाया जाता है, इसलिए फोटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सही देख लीजिएगा। ये जो फोटोन है इसकी चर्चा बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो है फोटोन का एक गुच्छा है, बंच है कह सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इसे। आगे देखिए, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश कैसी तरंग है, कैसी वेवलेंथ है? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश निम्न से किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और उनकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो वह उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती है और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है। आगे देखिए, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग प्रकाश की ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश के बारे में जिसका अध्ययन करेंगे, जिससे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या, ऑप्टिक्स हम लोग क्या, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, उसके गुण या मेरिट डिमेरिट से अध्ययन करेंगे। चला के देखते हैं प्रकाश की किरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट रे। प्रकाश के किरण के प्रकार, एक होता है समांतर किरण, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। तो देखिए, पहले समांतर किरणें के बारे में जान लेते हैं। ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान दूरी पर होती है समांतर किरणें कहलाती है। कहने का तो वैसी लाइट की किरण रे जो क्या करना है, दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान हो
तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरणें कहा जाता है। ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान दूरी पर हो, समांतर किरणें कहलाती है। अब देखेंगे अपसारी किरणें। अपसारी किरणें डाइवर्जेंट बीम। अपसारी किरणें, अपसारी को अच्छे से समझिएगा। अपसारी, अपसारी का मीनिंग क्या है, किसी स्रोत से निकली ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होता है, अपसारी किरणें कहलाती है। किसी स्रोत से निकली ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होता है, मतलब क्या हुआ, एक स्रोत से निकलना है और चारों तरफ फैल जाना है, इसी को कहते हैं हम लोग अपसारी किरण। चलिए इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। अपसारी का देखिए, ये अपसारी का एग्जाम्पल है, ये आपका समांतर का एग्जाम्पल है। करना क्या है, ये अपसारी में एक स्रोत से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में चले जाता है। एक स्रोत से निकलना और विभिन्न दिशाओं में चले जाना, ये कहलाता है आपका अपसारी किरण, अपसारी रे। आगे देखिए अभिसारी किरण कन्वर्जेंट बीम। ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। किसी स्रोत से मतलब अलग अलग जगहों से निकलती है और किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसको क्या हम लोग कहेंगे, अभिसारी किरण। सही से देखेंगे अभिसारी और अपसारी। अभिसारी क्या होगा, इसका इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम। ये है क्या, विभिन्न अलग अलग स्रोत से आएगा, एक निश्चित बिंदु पर आकर समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण। जबकि अपसारी किरण में क्या होगा, अपसारी में एक निश्चित बिंदु से निकलेगा और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाएगा, उसको कहेंगे लोग अपसारी किरण। देख लीजिए एग्जाम्पल, एक निश्चित बिंदु से निकलना और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाना अपसारी किरण, अलग अलग दिशाओं से एक निश्चित बिंदु पर आना अभिसारी किरण। चलो देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट प्रकाशीय स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। हमने प्रकाश के सोर्स कहाँ कहाँ से है, कैसे कैसे कहाँ से प्रकाश आती है। पहले देखेंगे परदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडी, परदीप्त वस्तुएं लुमिनियस बॉडी। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज। तीसरा है पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। चौथा है आपका अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलुसेंट बॉडीज। पांचवा है अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक्यू बॉडी। ये 5 तरह से प्रकाश स्रोत है। सोर्सेस ऑफ लाइट का 5 तरह है। पहले हम पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए परिदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती है, परिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कहने का तो ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो स्वयं प्रकाश निकालता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि ये सभी जो है वो क्या है, परिदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। कौन कौन वस्तुएं, देखिए ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती है, वह परिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है आदि। ये सभी जो है वो क्या है, खुद की वह रोशनी निकालता है। कौन, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। आगे देखेंगे अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। मैंने प्रकाश की उपस्थिति में पहले से प्रकाश है, उस प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं तो वह कहलाती है अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास जो भी हो, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, जो भी हो, चाहे चंद्रमा हो, तो हम इसको अगर हम देख पाते हैं तो क्या हो, पहले से कोई लाइट है, उस लाइट की सहायता से हमको देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाया जाता, जब वहाँ चीज़ रहता है। लेकिन अगर लाइट देते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो चीज किसी कोई वस्तु दिखाई देता है वहाँ का रखा हुआ, तो क्या उस वस्तु से कोई लाइट आती है जिसके कारण हम देख पाते हैं? नहीं, बल्कि बाहरी स्रोत से कोई लाइट है, उसके सहारे से हम वस्तु को देख पाते हैं। किसी दूसरे लाइट के सहारा से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे अदीप्त वस्तुएं।
लेकिन खुद के लाइट जनरेट करके हम उसको अगर देखते हैं तो कहलाएगा प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडी कहलाएगा। और दूसरे के लाइट से देखेंगे तो नॉन लुमिनियस बॉडीज कहलाएगा। सही से इसको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कांच, जैसे कांच, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, मतलब एक छोर से आया दूसरे छोर से निकल गया, तो उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शक वस्तु। जैसे कांच, कांच में अगर हम लाइट देंगे तो देखिएगा पीछे साइड भी लाइट नजर आएगा, चले जाता है, तो वो क्या हुआ, पारदर्शक वस्तुएं कहलाएगा। फिर अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे तेल से भिंगा हुआ कागज, अगर कोई तेल से भिंगा हुआ कागज है, देखिएगा कुछ लाइट जाता है बाहर, कुछ लाइट नहीं जाता है, न प्रॉपर लाइट नहीं जाता, हल्का धुंधला लाइट जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, अपारदर्शक वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती ही नहीं है, अपारदर्शक वस्तु कहलाती है। जैसे पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। कहने का पत्थर रखा हुआ है, लाइट दीजिएगा एक छोर से, दूसरे छोर नहीं जाएगा, वहां पीछे अंधेरा रहता है। ईंट का भी वही बात है, ईंट क्या होता है, लाइट को ईंट खड़ा कर देंगे तो ईंट के दूसरे छोर में लाइट नहीं जा पाएगा, ये सभी क्या है, अपारदर्शक वस्तुएं कहलाएगा। लकड़ी भी कह सकते हैं। आगे देखिए, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या क्या गुण है उसके बारे में बताया जाएगा। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, गतिमान होती है। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाएं होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी भौगोलिक घटनाएं होती है, वो क्या, प्रकाश एक सीधी रेखा में सरल गमन करने के कारण होती है। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो बीच सामने आते हैं तो प्रकाश क्या होता है, साइड से चल जाता, साइड से बिछड़ के चल जाता, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण जो हम लोग कहते हैं, छाया उसका वो नहीं दिखाई देता। तो सूर्य ग्रहण जो होता है और चंद्र ग्रहण होता है तो किसके कारण, प्रकाश के सीधी गमन होने के कारण दिखाई देता है। चला के देखें, विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण, विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये चीज है, प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कहेंगे, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ही इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता तो इसको माध्यम की जरूरत होती। आगे देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश की चाल व तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, परंतु उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, वायु या निर्वात में कितना प्रकाश चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या वायु में निर्वात की चाल कितना होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, यह सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। देखिए कहीं कहीं बुक में 8 मिनट 20 सेकंड भी नजर आएगा, तो वो भी सही है, लगभग होता है 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग सकता है। कहां से, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। जबकि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना
1.28 सेकेंड 1.28 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में। न चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश को परावर्तित होकर आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है, जबकि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम होती है, अपोजिट। आगे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर फॉर्मूला हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लोग म्यू द्वारा सूचित करती हैं। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देख लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो ज्यादा पूछता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसका है? निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग में लौट आता है। लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण इंसिडेंट रे कहलाती है, जबकि दर्पण या परावर्तिक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। क्या था? प्रकाश स्रोत से निकला, परावर्तक सतह की उस तरफ पड़ा और वहां से क्या हुआ? पड़ने के बाद किरण आपतित किरण कहलाती है। कोई आएगा तो क्या है हम लोग? आपतित किरण। जब दर्पण से परावर्तन से सतह से टकराकर पूरा लौट जाएगा तो हम लोग क्या परावर्तित किरण कहते हैं। आएगा तो आपतित, किसी सतह से टकराया फिर रिटर्न चले गया तो क्या हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। आगे देखिए, आपतित किरण और अविलंब के मध्य का कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो कहने का अर्थ हुआ आपतित किरण, कोई किरण आया, जिसे ये देख लीजिए ऐसे, कोई किरण ऐसे आया और ये रहता बीच में कहता है अविलंब सीधे, और ये कहा जाए रिटर्न चले गया तो क्या कहला? परावर्तन। तो ये जो आएगा और अविलंब ये जो कोण होगा ये कहलाएगा आपतन कोण। और फिर ये देखिए अविलंब और ये परावर्तित, इसके बीच में जो कोण होगा वो कहलाएगा परावर्तन कोण कहलाएगा। ये कहलाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा परावर्तन कोण। चलिए अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अथवा परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन देखिए क्या था आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर देखिए क्या था आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। कहने की ये क्या था देख लीजिएगा। ये रहा आपतन कोण जिसको बोला जाता है, दिखा देते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण मान बराबर होता है। अब आगे देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है
जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। ऐसे घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित न कर असमान रूप से प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि धूल कण अन्य पदार्थ होने के कारण वो प्रॉपर ढंग से प्रकाश नहीं चल पाता है, थोड़ी सा वो बिछड़ जाता है। इसी को कहेंगे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आगे देखिए नेक्स्ट, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बैंगनी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। स्कैटरिंग और लाइट जो कहते हैं लाल रंग का सबसे कम होता है और उसका बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा बिखरता है यू। आगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन रहता है आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब इमेज। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा काटते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, रियल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिसको हम लोग पर्दे पर उसको हम प्रतिबिंब दिखा सकते हैं, उसको क्या हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब के वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे सिनेमा, पर्दे पर बना प्रतिबिंब, ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन पूछेगा सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब का उदाहरण है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या कहेंगे हम? वह वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह सदैव सीधा रहता है। किसमें? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट, दर्पण। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तो दूसरी सतह परावर्तक अथवा पॉलिश की हुई होती है। दर्पण मिरर, दर्पण का कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी होती है तो दूसरी सतह परावर्तक अथवा पॉलिश की हुई होती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहले हम पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में। यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा समतल सतह हो तो समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी या सिल्वर अथवा पारे का लेप किया रहता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण का क्या गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, वर्चुअल और सीधा होता है। समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वह काल्पनिक बनेगा और वह सीधा बनता है। कैसा? काल्पनिक और सीधा बनता है। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के लगभग बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो आकार होता है वस्तु के आकार के लगभग बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।
जितना दूरी वस्तु आगे रहता है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो, उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे? ऑब्जेक्टिव से जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर से भी वेग से आता है, अगर आएगा या तो जाएगा, दोनों केस में भी वेग से या तो आ रहा है या तो जा रहा है। अगर आ रहा है उसको प्रतिबिंब में 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, अगर भी वेग से जा रहा है तो 2 भी वेग से जाता हुआ प्रतीत होगा। जैसे देख लीजिए, कोई व्यक्ति दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा है, तो उसको क्या 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 नजर आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से आ रहा है, डबल। आज जा रहा है वही केस, अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर जाता हुआ जा रहा है तो दर्पण में क्या नजर आएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से वो जा रहा है, मतलब वो स्पीड दिखाई देगा। आगे देखिए, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 समांतर रेखा रहेगा तो उनके बीच कितने अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, कोई 2 समतल दर्पण क्या करेगा कि किसी कोण पर अगर झुक जाए तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 360 बटा थीटा माइनस 1। क्या होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1 होती है। यदि कंडीशन 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या के रूप में 1 3 5 डॉट डॉट होने पर 1 नहीं घटाया जाता है। क्या देखें हम? 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या 1 3 5 होने पर 1 नहीं घटाया जाता है। अगर थीटा का मान अगर क्या होता है विषम संख्या आ जाए तो हम लोग ये जो 1 बोले हैं वो 1 नहीं घटाएंगे, लेकिन अगर सम संख्या आएगा 2 4 6 के रूप में तो हम लोग 1 घटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। देखिए, यदि 2 समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुका हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? 2 दर्पण को अगर हम समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुका दिया जाए तो कितने डिग्री कोण बनेगा? देखिए, 360 बटे 60 कितना होगा? 6। ये क्या हुआ? सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब संख्या कितना हो जाएगा? 1 घट जाएगा, 5। अगर सम संख्या नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो 1 नहीं घटाएंगे। जैसे कर सकते हैं, अगर हम 90 रहेगा तो वहाँ भी सम संख्या आएगा, कितना प्रतिबिंब हो जाएगा? 90 से भाग देंगे 360 में तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। अगर 120 डिग्री कोण झुका हुआ रहेगा तो 120 से भागा देंगे 360 में, कितना आएगा? 3। विषम संख्या, उसमें 1 घटाने की जरूरत नहीं है, वहाँ प्रतिबिंब संख्या 3 ही रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, आपतित किरण को उसी तरह रहने दिया जाए और दर्पण को ही घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। कहने का तो आपतित किरण जो होती है उसको ज्यों का त्यों रख दें और दर्पण को ही घुमा दिया जाए थीटा कोण पर तो परावर्तित किरण क्या 2 थीटा से घूम जाती है। दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की आधी होनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या था? यदि कोई दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना है? मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मनुष्य की ऊंचाई की लगभग आधी होनी चाहिए। अगर कम से कम आधा रहेगा दर्पण तो मनुष्य अपना पूरा शरीर देख पाएगा। आधा से कम दर्पण होगा तो अपनी पूरा शरीर नहीं देख पाएगा। देखते हैं ड्रेसिंग टेबल में उसकी जो दर्पण होती है वो क्या होता है? शरीर के लंबाई के लगभग आधे से अधिक होता है, तभी हम पूरा शरीर देख पाते हैं। जबकि छोटे से दर्पण में हम लोग पूरा शरीर नहीं देख पाते। आगे देखिए, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, सोलर कुकर में प्रकाश के परावर्तन के लिए। आगे, बहुरूपदर्शी मतलब क्या हुआ? कई रूपों में देखने के लिए में 3 आयताकार समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री कोण पर लगे होते हैं। इसका उपयोग एक साथ एक से अधिक प्रतिबिंब दिखे जा सकते हैं। जैसे बताया गया था अभी 60 डिग्री कोण पर झुका रहेगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा। मतलब एक चीज अगर तो कोई सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपका 5 चित्र दिखाई देने लगेगा। कहीं कहीं मंदिर में कहते हैं शीश महल जो बना हुआ था ये सभी क्या बहुरूपदर्शी है। वहाँ क्या हो गया? 3 समतल दर्पण को क्या हुआ? 60 डिग्री कोण पर झुकाकर रख दिया गया है, जिससे कारण आपको कई तरह का प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक ही व्यक्ति लगेगा, 5 जगह है। आगे देखिए, परिदर्शी में 2 समतल दर्पण
एक दूसरे को 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इसका उपयोग पानी के अंदर से बाहर की गतिविधि एवं बंकर में छिपे जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधि देखने के लिए किया जाता है। मैंने सैनिक जो है अंदर से बंकर में छिपकर बाहर गतिविधि देखने के लिए कितने डिग्री पर समुद्र पर रखते हैं, तो 45 डिग्री कोण पर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह उपग्रह विषुवत रेखा से लगभग कितना 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करता है। इसे संचार उपग्रह भी कहा जाता है। यह उपग्रह बहुकर्मी रॉकेट द्वारा छोड़ा जाता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट। पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण काल कितना, पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना 84 मिनट होता है। नेक्स्ट देखेंगे पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। यह उपग्रह ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों को पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित किसी कक्षा में स्थापित किया जाता है। किसको, पोलर सैटेलाइट को। इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट का होता है। आवर्तकाल में एक पूरा चक्कर करने में कितना है, 100 मिनट का समय लगता है। चलिए आज का ऑप्टिक्स चैप्टर यहीं तक रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए रेड बटन दिया हुआ है, आप क्या क्या सब्सक्राइब, जैसे हमारे चैनल अजय ट्रिक्स या अजय ट्रिक्स कटिहार को ओपन कीजिएगा, आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना है। और देखना करना क्या है, और आपको ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है या आपको अच्छा लगा उसी तरह का आपको कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट देने से हमें पता चलेगा कि आपको बस कहाँ अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो सारी जानकारी कौन कौन देख रहा है वो सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी। इसके लिए क्या करना, आपको कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे, कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिक का जो चैप्टर होगा पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।